बिहार में जीतन राम मांझी को नेता मानकर तीसरे मोर्चे का हो गठन। कांग्रेस, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी लेफ्ट के सहयोग से बने तीसरा मोर्चा। बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर हमने तैयारी की है। जनता लालू राज और नीतीश राज से ऊब चुकी है। बिहार को चाहिए अनुभवी जीतन राम मांझी का नेतृत्व। उक्त बातें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सह कुढ़नी विधानसभा के भावी प्रत्याशी श्री रत्नेश पटेल जी ने 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ खास बातचीत में कही। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और कुढ़नी विधानसभा के भावी प्रत्याशी, सामाजिक कार्यकर्ता और जनता के बीच में लोकप्रिय रत्नेश पटेल जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। नमस्कार रत्नेश पटेल जी। नमस्कार रत्नेश पटेल जी, सर्वप्रथम कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सामने आई है। बिहार में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप सामाजिक कार्यकर्ता है। आपके द्वारा कोरोना के को लेकर काफ़ी जनता के बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। क्या संदेश है आपका जनता के लिए कोरोना के लिए? देखिए, हमारा तो संदेश यही है कि जितने लोग हैं वो अपने घर में रहें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं और अपने घर में सुरक्षित रहें। यही उसका उपाय है। और महामारी से बचने का उपाय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जो अपना उचित दूरी बना करके लोग रहे, सब काम करें। अब इस बीमारी से लड़ने का सीखना पड़ेगा और इस बीमारी के साथ रहकर ही जीना पड़ेगा। आपने देखा कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और जनता के लोकप्रिय नेता रत्नेश पटेल जी ने कहा कि ये बीमारी हमारे बीच में है और इसके साथ रहना और इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। रत्नेश पटेल जी, कोरोना की जो महामारी है इसके बीच में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चालू हो चुकी है। बहुत सारे नेता जो है तो अपने क्षेत्रों में विधानसभा की तैयारी, जिनको चुनाव लड़ना है और जिनको पार्टी की तरफ से आशीष मिल रहा है। एक जानकारी के अनुसार हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुढ़नी विधानसभा के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा है और जीतन राम मांझी जी के द्वारा आपको आश्वासन भी मिला है। क्या कहना है इसके बारे में? अमित जी, हम बहुत जब से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना तब से हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ हैं और पिछले बार हमको टिकट मिलते मिलते किसी कारणवश बच गया। इस बार हम पूरी तैयारी में हैं और हमको पार्टी से आश्वासन भी मिला है से आपको कुढ़नी से लड़ाएंगे और हमारा पूरी तैयारी है। हर बूथ पर तैयारी है। हर बूथ पर 5 से 10 कार्यकर्ता मेरे तैयार है। चुनाव लड़ने की स्थिति में आज अनाउंस हो जाए, हम आज भी चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। हमारी कुढ़नी में पूरी तैयारी। लगातार ये संशय बना हुआ है कि मांझी जी किधर जाए, क्योंकि कभी मांझी जी एनडीए की तरफ जाने का संकेत देते हैं तो कभी महागठबंधन की तरफ जाने का संकेत देते हैं। बीच में उन्होंने एक मुद्दा बहुत जोर से उछाला था कि जब तक महागठबंधन में नेता तय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, तब तक महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। क्या कहना है, क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लगातार मांझी जी से आपकी बात होती रहती है, तो आप अपने नेता का स्टैंड क्या मानते हैं? हमारे नेता का स्टैंड सही है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बगैर कोई भी गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। हमारे नेता का सही मार्ग। और रही बात इधर जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे या फिर महागठबंधन में रहेंगे, ये हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी तय करेंगे, संतोष कुमार सुमन तय करेंगे। वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ। तो लेकिन फिर भी जनता और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और क्षेत्र में आपकी काफ़ी लोकप्रियता भी है, जनता के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, कई सामाजिक काम किए हैं, कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप हमेशा उठाते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मांझी जी का जो निर्णय है वो अभी तक खुला नहीं है, वो मतलब दोनों नाव पे पैर रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं, मांझी जी दोनों नाव पर पैर अमित जी नहीं रखते। मांझी जी खुद दलित और बिहार के गरीब के नेता हैं। वो जहाँ जो डिसीजन लेंगे वो सही है। मेरा तो ये राय है कि तीसरा कोण बना करके और मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो करके और करें और मांझी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हो, ये हम लोगों का मानना है। तो तीसरा जो गठबंधन की जो चर्चा आप कर रहे हैं और कई नेताओं ने भी तीसरे गठबंधन की चर्चा की है, जैसे आदरणीय पप्पू यादव जी ने
कुशवाहा जी ने भी किया है, मुकेश सहनी जी ने भी किया है, लेकिन तीसरे गठबंधन की कोई रूपरेखा तो ये लोग बनाते नहीं, सिर्फ मीडिया के सामने बात कह रहे हैं, कहीं इसके लिए कोई बैठक भी नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ हवा हवाई बात है? बात चल रही है, हवा हवाई बात नहीं है, ये बात चल रही है। और ये एनडीए के लोग या महागठबंधन में कुछ जो अपने को बड़े पार्टी बुझने वाले लोग ये समझ रहे हैं, तो आज के दिन में बिना जीतन राम मांझी के बगैर राजनीति से दरकिनार करके कोई चाहे कि हाँ हम बिहार में सरकार बना लेंगे, हम इस तरह से करेंगे, ये असंभव है। अभी 2 दिन पहले यूपीए की अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के साथ मांझी जी की बैठक हुई है, और मांझी जी उसमें आश्वासन दिया है कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ, और इधर उन्होंने बिहार में महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा बना हुआ है। तो ये दोहरी नीति क्या है? महागठबंधन कौन है? महागठबंधन ये आपको बताना है कि महागठबंधन आप किसको मानते हैं? महागठबंधन कौन है? ये आरजेडी हो जाने से महागठबंधन नहीं हो जाएगा। महागठबंधन कांग्रेस है, हमारा हम पार्टी है, रालोसपा है, वीआईपी है, अन्य छोटी कम्युनिस्ट है, लेफ्ट है, ये सब मिला के महागठबंधन। कोई अकेला दल कहे कि मैं ही का महागठबंधन का मालिक हूँ, वो चल जाएगा क्या? तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि आरजेडी को अलग करके महागठबंधन की कोई रूपरेखा तय हो? संभव है, संभव है। ये तो हमारे बड़े नेता चाहेंगे, हमारे मांझी जी चाहेंगे, वो होगा। हम लोग उनके आगे आगे करके, हमारे नेता है, हम उनके नेतृत्व में चलेंगे, जो निर्णय लेंगे करेंगे। ये हमारा डिसीजन नहीं कर सकते कि उनको साइड कर दो, उनको साइड कर दो। ये हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी, संतोष कुमार सुवन जी का है, ये करेंगे, हम उनके साथ। आप एक जुझारू नेता है, लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं, आपकी क्या राय है कि आज के समय में मांझी जी को किधर जाना चाहिए? तीसरा कौन बनाना चाहिए? बिहार का मांग है तीसरा मोर्चा। तो इस राजनीतिक विकल्प के लिए कोई प्लानिंग आपको लग रहा है कि इस प्लानिंग में कहीं देर तो नहीं होगी? ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये नहीं हम पार्टी की तरफ से हम ही सब कुछ हो गए, नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि तीसरा कौन बना करके बिहार में चुनाव के मैदान में चला जाए। और बिहार का मांग भी यही है। इधर लालू यादव के आरजेडी से लोग थक चुके हैं, उधर नीतीश कुमार जी से लोग एनडीए से थक चुके हैं। लोग चाहते हैं कि जीतन राम मांझी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चले, जो गरीबों का भला। 9 महीने का कार्यकाल रहा जीतन राम मांझी का, और उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें शिक्षकों के लिए, तबलीगी जमात के लोगों के लिए, मरकज के लोगों के लिए उन्होंने जो उर्दू शिक्षकों की जो बहाली हुई थी उसके लिए उन्होंने 34 जो नियम लागू किए थे। तो उसके आधार पे क्या जनता से वोट मांग सकते हैं आदरणीय जीतन राम मांझी? अमित जी आप लोगों के लिए भी बोले थे, ये पत्रकार बंधु के लिए भी हम पैसा देंगे और उसको पेंशन देंगे या फिर सहयोग राशि देंगे। जीतन राम मांझी ने पत्रकार बंधु के लिए भी दिए। अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए 6,000 रुपये की घोषणा की है। अब वो कानून बनाए कि नहीं बनाए ये जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 6,000 रुपये हम पत्रकार लोगों को देंगे। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं, पत्रकारों की तो बात कही है, और भी कई मुद्दे थे जिसपे आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने बहुत ही बेबाक निर्णय लिया और कोई राजनीति नहीं करके बिल्कुल जनता के पक्ष में निर्णय लिया। तो क्या उन मुद्दों पे मांझी जी वोट मांगेंगे? मुद्दा तो हमारा 34 फैसले का ही है। आदरणीय मांझी जी ने बोले हैं कि जो मैंने 34 फैसले किए हैं, मुद्दा हमारा वही है। लेकिन ये सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो 34 फैसले मांझी जी ने किए थे, कमोबेश उसमें उलट फेर करके, इधर से उधर करके, घटा करके कुछ फैसले लागू किए हैं। लेकिन जब तक पूर्ण रूप में मांझी जी ने जो फैसला लिए थे, वो फैसला संपूर्ण रूप से लागू ना हो जाए, तब तक ऐसे नहीं बैठेंगे। आप कुरहनी से लगातार अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वर्तमान में जो कुरहनी के विधायक हैं केदार प्रसाद गुप्ता जी, काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर आते रहते हैं, और जनता में काफ़ी आक्रोश भी उनके प्रति देखा गया है। और आपकी कुरहनी प्रखंड में कई ऐसे जो भ्रष्टाचार के मामले, जैसे नल जल योजना जो 7 निश्चय के अंदर आता है, इसमें कुरहनी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, कहीं नल जल का कोई काम नहीं है। हमारे टीम ने भी कई सर्वे किए जहाँ हमने देखा कि नल जल योजना जो है बिल्कुल बंद है, वार्ड और मुखिया के माध्यम से पैसे की अवैध निकासी की गई है। तो आपने इसके लिए कोई काम किया है या कोई ऐसी योजना जिसपे आप इस पर लगातार शूट कर रहे हैं? देखिए, ये जो क्या बोलते हैं इसको,
जल नल की जो बात है, तो जल नल में जहाँ तक है यहाँ पर लूट खसोट है। ये सबको कमीशन चाहिए, ब्लॉक से लेकर के पंचायत से लेकर वार्ड मेंबर तक के सबको कमीशन चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। आप देखिए जहाँ भी जाइए रोड के ऊपर जहाँ पर जल नल का पाइप लगा हुआ है, ऐसी नंगा पड़ा हुआ है, गाड़ी मोटरसाइकिल से चपटा हो गया। वो बनने के बाद भी टंकी नहीं लगा तब तक पाइप खत्म है, तो क्या काम करेगा वह? क्या जनता को शुद्ध पानी मिले? तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार जी ने जो नल जल योजना और जल जीवन हरियाली योजना है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए योजना बना रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार को ऊपर किया गया है। ये जो आपको समिति है या फिर वार्ड मेंबर है, मुखिया है या फिर इसमें लगे हुए पदाधिकारी है, ये सब उसका जेब भर रहा है। तो आने वाले समय में जैसे मेरा कहना है कि कुरहनी में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो कुरहनी जो आपका बिल्कुल ये पटना हाईवे के बॉर्डर का ये प्रखंड है और राजनीति की एक धुरी भी है। कुरहनी से ही मुजफ्फरपुर जिला की राजनीति की शुरुआत होती है। यहाँ के साधु शरण शाही जी जैसे दबंग और बहुत ही कार्य करने वाले विधायक हुए हैं। आज कुरहनी बहुत पिछड़ा हुआ है। कुरहनी को अनुमंडल बनाने की बात हुई थी, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु शरण शाही दबंग नहीं थे, दबंग नहीं थी। साधु शरण शाही समाजवादी थे। दबंग तो आज के विधायक है, जो कमीशन नहीं मिलता है तो उसको पैसा चाहिए। कमीशन के लिए आनंद फानन में ब्लॉक पर चढ़ाई करते हैं, वीडियो को सीओ को उसको लताड़ते हैं, सीडीपीओ को लताड़ते हैं, जो पैसा चाहिए। और साधु शरण शाही जैसा तो आदमी लोहियावादी आदमी थे, समाजवादी आदमी थे। वो जात के लड़ाई नहीं लड़ते थे, समाज और जमात का लड़ाई लड़ते थे। उनके जैसा आदमी तो कुरहनी में न हुआ है, हमको लग रहा है ऐसे अभी नहीं होगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं स्वर्गीय साधु शरण शाही के बौद्ध चिन्हों पर चल के कुरहनी के भविष्य और कुरहनी का बेटा बनकर मैं कुरहनी का काम करूं, यही मेरा आशा है। एक संभावना ये भी है कि अगर टिकट आपको नहीं मिलता है किसी कारण से, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? मैं माझी जी के साथ हूँ, माझी जी के साथ रहूंगा। जो उनका निर्णय होगा सर्वमान्य नहीं। माझी जी अगर तीसरा मोर्चा बनाते हैं या एनडीए की तरफ जाते हैं तो तब भी, क्योंकि आप समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं, लगातार समाजवादी और सोशल न्याय की बात करते हैं, उस स्थिति में एनडीए के साथ उनका जाना आप इस बात को स्वीकार करेंगे? वो कहीं भी जाएंगे अमित जी, मैं उनके साथ जाऊंगा। वो जहाँ भी जो निर्णय होगा, अच्छे नेता है हमारे, राष्ट्रीय नेता है हमारे और अच्छा विचार है, मैं उनके विचार से ही होकर के, उस विचार से ही प्रभावित होकर के मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कमान थामा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप कुरहनी के जनता को? कुरहनी के जनता हमारा भाई है, माँ है, बाप है, भतीजा है, मैं उनका बेटा हूँ और मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपने बेटों को पहचानिए और कुरहनी का बेटा कुरहनी का राजनीति करे, कुरहनी का बेटा कुरहनी का विधायक हो, न कि बाहर से आया हुआ आदमी, बाहरी आदमी यहाँ पर आ करके और यहाँ से लूट खसोट करके ले जाए, जिसको कुरहनी से कोई मतलब नहीं। आपने देखा बेबाक राय रत्नेश पटेल जी के साथ, उन्होंने कहा कि बाहरी उम्मीदवार नहीं, स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, घर का बेटा चाहिए। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कुरहनी की जनता के समक्ष कि कुरहनी की जनता लगातार बाहरी लोगों को ही अपना वोट देकर जिताती रही है। पूर्व के जो मंत्री हैं वो भी स्थानीय नहीं थे और वर्तमान के जो विधायक है वो भी स्थानीय नहीं है। तो ये कुरहनी की जनता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक चुनौती भी है उनके सामने कि अपने विकास के लिए स्थानीय लोगों को चुने। मैं अमित विक्रम, 24 आवर टुडे न्यूज़।